चुनाव जब आते हैं तो साम दाम दंड भेद हर रास्ते से काम निकालने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसा ही इस बार के चुनाव में भी हो रहा है। हम बात केरल की कर रहे हैं, जहां चुनाव में एक नई स्टोरी की एंट्री हो गई है। 2023 की फिल्म केरल स्टोरी आपको याद होगी, और उस वक्त फिल्म को लेकर के काफी सियासी हलचल हुई। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि केरल फिल्मी पर्दे पर दिखाई जाने वाली ये कहानी है। एक साल बाद चुनाव में सियासी दांव चलने का सहारा बन बैठेगी। दरअसल दूरदर्शन आज रात 8 बजे इस फिल्म को टेलीकास्ट करने वाला है, लेकिन इस बात की खबर केरल के सीएम पिनरई विजयन को लगी और उन्होंने चुनाव आयोग को बकायदा चिट्ठी लिख डाली। इस चिट्ठी में विजयन टेलीकास्ट पर रोक लगाने की मांग उठाते हुए फिल्म को टेलीकास्ट पर रोक की मांग तक कर डाली। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा, मुझे जानकारी मिली है कि दूरदर्शन ने फिल्म केरल स्टोरी को 5 अप्रैल 2024 को प्रसारित करने का फैसला किया। और जैसा कि आप जानते हैं, केरल स्टोरी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जो बेहद गलत धारणाओं पर आधारित है और वहां के लोगों की धूमिल तस्वीर पेश करने का प्रयास करती है। राज्य और मेरा मानना है कि ये देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के संघ परिवार के जहरीले एजेंडे का एक हिस्सा है। इसके साथ ही सीपीआईएम के राज्य सचिवालय ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने विवादास्पद फिल्म को प्रदर्शित करने का फैसला किया है क्योंकि आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है क्योंकि भगवा पार्टी केरल के समाज में पैठ बनाने में नाकाम थी। ये फिल्म 5 मई 2023 को रिलीज हुई और उस समय भी राज्य की लेफ्ट पार्टी ने फिल्म का विरोध किया। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने फिल्म की रिलीज के दौरान कहा था कि संघ परिवार फिल्म और कहानियों के जरिए विभाजन की रणनीति और राजनीति करना चाहता है। वो बिना किसी फैक्ट और सबूत के झूठ फैला रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि 32,000 महिलाओं का धन परिवर्तन कर आईएसआईएस में शामिल होना सबसे बड़ा झूठ है और आरोप लगाया कि संघ परिवार केरल में धार्मिक सद्भाव के माहौल को बिगाड़कर सांप्रदायिकता का जहर फैलाना चाहता है। अब मामला जब कोर्ट पहुंचा, लेकिन फिल्म का विरोध करने वालों को कुछ खास कामयाबी हासिल हुई नहीं। केरल हाईकोर्ट ने पिछले साल ये कहते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया कि फिल्म के ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म की जांच की है और पाया है कि ये पब्लिकली रिलीज करने के लिए परफेक्ट फिल्म है। फिल्म द केरल स्टोरी अलग अलग समुदाय की लड़कियों के इस्लाम में कन्वर्जन और उन्हें आईएसआईएस में शामिल करने पर बेस्ड है। फिल्म 4 युवतियों की जिंदगी पर बेस्ड है और इसमें दिखाया गया है कि कैसे कॉलेज जाने वाली 4 लड़कियां एक आतंकी संगठन से जुड़ जाती हैं। लेकिन केरल की सरकार को ये लगता है कि फिल्म का प्रसारण चुनाव पर असर दिखा सकता है और इसलिए उसका जमकर वो विरोध करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब केरल में अगर फिल्म के प्रसारण पर विवाद छिड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल की नामांकन रैली में भी कुछ ऐसा हुआ जो नए सियासी घमासान की वजह बन गया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से वायनाड से चुनावी मैदान में हैं। 3 अप्रैल को उन्होंने बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ नामांकन किया और इससे पहले उन्होंने रोड शो किया, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत यूडीएफ की सभी सहयोगी पार्टियां मौजूद थी। रोड शो के दौरान तिरंगा, गुब्बारा और राहुल का पोस्टर ही नजर आया, लेकिन मुस्लिम लीग का आधे चांद और सितारा वाला हरा झंडा कहीं दिखा नहीं। अब कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी ने मुस्लिम लीग के झंडे की गैर मौजूदगी पर हमला बोला है। लेफ्ट ने आरोप लगाया कि बीजेपी के डर से कांग्रेस ने सहयोगी दल का झंडा छिपाया, जबकि बीजेपी ने कहा कि मुस्लिम लीग के झंडे से राहुल को शर्म आती है। अब इस पूरे खेल को 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। एक तस्वीर 2019 की होगी, जब IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे नजर आए, और एक इस बार की जब ये झंडे गायब हो गए। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से शर्म का दावा करने का मतलब है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों के बीच तकरार आना। तो वहीं लेफ्ट ने सवाल उठाया तो उसका मतलब कि कांग्रेस और उसके गठबंधन के दलों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल कांग्रेस केरल में यूडीएफ गठबंधन का हिस्सा रही है, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और केरल कांग्रेस एम भी शामिल हैं। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ केरल में चुनाव लड़ी और 20 में से 19 सीट पर कब्जा किया। लेफ्ट पार्टियों की गठबंधन को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई। 2019 के चुनाव में भी राहुल गांधी ने वायनाड में एक रोड शो किया, जिसमें मुस्लिम लीग के समर्थक हरे रंग के झंडे के साथ शामिल हुए। 5 साल पहले इस दृश्य पर बीजेपी नेता अमित शाह ने तंज कसा था।
अमित शाह ने मुस्लिम लीग के झंडों को पाकिस्तानी झंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि इन झंडों के साथ कोई जुलूस निकालता है तो पता नहीं चलता कि हम भारत में हैं या फिर पाकिस्तान में। अब चर्चा है कि आलोचना के कारण ही कांग्रेस ने इस बार राहुल गांधी के रोड शो से हरे झंडों से परहेज किया। राहुल गांधी के नॉमिनेशन के बाद ये मुद्दा सीपीआईएम ने लपक लिया। खुद केरल के सीएम पिनराई विजयन ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का स्तर गिर गया है। बीजेपी के डर से उसने मुस्लिम लीग के झंडे को गायब कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वायनाड पहुंची और राहुल गांधी की पुरानी चुनावी प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेती नजर आई। बीजेपी के नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के झंडे छिपाए गए। इससे ये लगता है कि राहुल गांधी को मुस्लिम लीग से समर्थन लेने में शर्म आती है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केरल में कांग्रेस मुस्लिम लीग प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पीएफआई के राजनीतिक चेहरे एसडीपीआई का समर्थन लेती है, मगर उत्तर भारत में मंदिर में घूमने के लिए झंडे छिपाती है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी जब दक्षिण भारत में राजनीति करते हैं तो सनातन धर्म की आलोचना करते हैं और उत्तर भारत के हर प्रतिष्ठित मंदिर में जाते हैं। अब झंडे के इस पूरे विवाद के बाद बीजेपी ने भी एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वायनाड के बीजेपी कैंडिडेट के सुरेंद्रन की रैली में माहौल भगवामय नजर आया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने एक्स पर पोस्ट किया कि पार्टी को अपने झंडे पर कितना गर्व है। देखिए, केरल की सियासत से आगे बढ़ करके बात करते हैं अब बिहार की सियासत की, जहां एनडीए का मुकाबला करने के लिए तैयार महागठबंधन को मुकेश सहनी नाम की एक संजीवनी मिली है। दरअसल वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी संभावनाओं की तलाश में फिर से एक बार महागठबंधन के पास जा पहुंचे और आज आरजेडी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका औपचारिक ऐलान भी हो गया। मुकेश सहनी को आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें भी दी हैं। लोगों की जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ है, कि 3 सीटें जो है वो मुकेश सहनी जी को दी जाए। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को गठबंधन में शामिल करने के साथ ही उनको दी जा रही सीटों के बारे में भी जानकारी दी और इसके साथ ही साफ हो गया कि वीआईपी इस बार महागठबंधन की नाव में सवार होकर चुनाव लड़ेगी। मुकाबले के लिए उसको 3 सीटें मिलेंगी। महागठबंधन की तरफ से वीआईपी को गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट वीआईपी को दी गई है। दरअसल सहनी कई दिनों से एनडीए या फिर महागठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे। सहनी सुबह लालू यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद थे और इसी बीच तेजस्वी ने कहा कि मुकेश सहनी मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की, लोगों की समस्याओं को उठाने की कोशिश की और जिस तरह से बीजेपी ने उनके दल को तोड़ने की घोषणा की उसे सबने देखा है। पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है। ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर मुकेश सहनी जी की पार्टी चुनाव लड़े। भले ही अलग पार्टी हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सहनी की महागठबंधन में एंट्री लालू यादव की मुहर लगने के बाद हुई है। सहनी ने शुक्रवार को लालू यादव से मुलाकात की। दोनों ने 1.5 घंटे तक मीटिंग की और इसके बाद महागठबंधन में शामिल होने पर सहमति बनी और इसके साथ ही बिहार में विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारों को लेकर के नई तस्वीर भी तैयार हो गई है। आरजेडी के कोटे में अब है 23 सीटें। वहीं कांग्रेस के अभी भी 9 पर चुनाव लड़ने के आसार हैं। वहीं लेफ्ट महागठबंधन के साथ 5 सीट पर उतरेगी और इस गठबंधन का सबसे नया घटक है वीआईपी, जो कि 3 सीट पर दावेदारी पेश करेगा। अब इसके पहले भी मुकेश सहनी 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का ही हिस्सा थे। उन्हें 3 सीटें उस समय भी मिली। मुकेश सहनी ने खगड़िया लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए, जबकि बाकी दोनों सीटों पर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। मुकेश सहनी निषाद जाति से आते हैं। जातीय गणना में निषादों की आबादी तकरीबन 2
6% है। ऐसे में ये सभी ये समझना ज़रूरी है कि उनकी सियासी साख आखिर इन लोगों के बीच में, उस पॉपुलेशन के बीच कितनी है। अब बिहार के 7 लोकसभा सीट पर सहनी वोट बैंक सीधा असर है और यहाँ सहनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, उज्जैरपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा और सुपौल है। पूरे बिहार की अगर लोकसभा में भी सहनी वोट बैंक है, लगभग जितने भी लोकसभा सीटें हैं। और यही वजह है कि इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे के बावजूद लालू यादव ने मुकेश सैनी से बातचीत की। अब मुकेश सैनी के साथ महागठबंधन की दोस्ती तो हो गई है, लेकिन महागठबंधन के साथ उनके रिश्ते खट्टे मीठे ही रहे हैं। 3 अक्टूबर 2020 में मुकेश सहनी आरजेडी दफ्तर में हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही छोड़ करके चले गए। विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के तेजस्वी ने मुकेश सहनी की पार्टी को अलग से कोई सीट देने की घोषणा नहीं की थी, बल्कि कहा था कि वीआईपी आरजेडी के कोटे वाली 144 सीटों पर ही हिस्सेदारी करेगी। अब ये फैसला मुकेश सहनी को नागवार गुजरा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। बाहर निकल करके मुकेश सहनी ने कहा था कि वीआईपी अब महागठबंधन छोड़ रही है, आरजेडी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। आज हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पार्ट हम लोग बने हैं और निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़ना है। हम लोग हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। गरीब पिछड़े समाज में जन्म लिए हैं। संघर्ष के बदौलत आज हम लोगों ने अपने मुकाम को हासिल किया है। चलिए अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां सीएम योगी ने बतौर मुख्यमंत्री 25 मार्च को 7 साल पूरे कर लिए। इन 7 सालों में उनके 5 फैसले बेहद अहम रहे। इनमें लव जिहाद, लाउड स्पीकर पर एक्शन, बुलडोजर एक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, उसके साथ ही गोवध पर कानून खास है। इन फैसलों को मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और झारखंड ने भी कॉपी किया। योगी सरकार ने लव जिहाद कानून लाकर के धर्मांतरण करवाने वाले अब तक 900 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुलडोजर चलवा करके 66,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनें भी मुक्त करवाई। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए 197 अपराधी एनकाउंटर में मारे। ऐसे में योगी सरकार ने गवर्नेंस में जो मील से पत्थर हासिल किए हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात जबरन धन परिवर्तन की। योगी सरकार ने 24 नवंबर 2020 को लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया और इसके बाद से अब तक तकरीबन 900 लोग जेल भेजे गए। 185 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने माना है कि उनका धन परिवर्तन जबरन करवाया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर के भी खूब काम किया। 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर के एक याचिका दायर की। साल 2000 में बनाए गए ध्वनि प्रदूषण के नियमों पर सख्ती से कार्रवाई की मांग हुई। इस पर कोर्ट ने 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, जिसके बाद योगी सरकार ने एक्शन भी लिया। अब तक योगी सरकार 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर हटवा चुकी है। वहीं 2 साल के अंदर 2,04,225 लाउडस्पीकर की जांच करवाई गई है। 1,04,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई। 98,629 लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए और 6,022 लाउडस्पीकर को जब्त किया गया। वहीं योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल भी अपराधियों में डर का एक सबब बना हुआ है, जिसका जो पीला पंजा देकर के अपराधी आज भी कांपते हैं। इस डर की वजह क्या है, ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल 4 साल में 3,700 करोड़ से ज्यादा की अवैध इमारतों को योगी सरकार ने ध्वस्त किया है, जिसमें 3,758 करोड़ के से ज्यादा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। 2,401 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में माफियाओं की जब्त की गई। 66,575.75 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन भी अवैध कब्जे से छुड़ाई जा चुकी है। वहीं 4,650 से ज्यादा मुकदमे अवैध कब्जे के दर्ज किए गए। योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी सख्त कदम उठाए। उत्तर प्रदेश पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2024 तक 7 सालों में 10,902 एनकाउंटर्स हुए, जिसमें 194 अपराधी मारे गए और 6,000 से ज्यादा अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि सीएम की इस सख्ती से गैंगवार सामूहिक हत्याएं, डकैती की घटनाएं कम हुई हैं और कई बड़े अपराधी मारे गए। काफी सालों में पहली बार रहा जब अपराधियों को कानून से डर लगने लगा। और इस बात का सबूत आंकड़े भी पेश करते हैं।
पिछले 7 साल में 197 बदमाश एनकाउंटर में ढेर किए गए। वहीं 6,329 बदमाश एनकाउंटर में घायल हुए, जबकि 16 पुलिसकर्मी एनकाउंटर में शहीद भी हुए और 1505 पुलिस के जवान घायल हुए हैं। 904 अपराधियों के खिलाफ NSA लगाया गया है। इसके साथ ही 68 माफिया और उनकी गैंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 65 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है अब तक। इसके साथ ही सीएम योगी ने 7 साल पहले सत्ता की कमान संभाली तो उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर के एक अहम फैसला लिया। ये फैसला था एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का। 6 साल में इसका असर भी साफ तौर पर नजर आया। गठन होने के बाद से 6 साल में 53,51,000 से ज्यादा जगहों पर चेकिंग की गई। इस दौरान 1,44,00,000 से ज्यादा लोगों को एंटी रोमियो स्क्वाड ने चेक किया। इस दौरान 13,244 मुकदमे भी दर्ज किए जा चुके हैं। 18,926 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि 60,15,000 से ज्यादा लोगों को चेतावनी देकर के छोड़ा गया है। अब अपराधियों का एनकाउंटर हो या फिर अवैध बूचड़खानों पर लगाम या फिर हत्या जैसा अपराध, योगी सरकार ने हर पैमाने पर वो मॉडल तैयार किया जिसके अलग अलग राज्य जिसे फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान की रिकॉर्ड सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने धुआंधार प्रचार शुरू किया है। बीजेपी के केंद्रीय नेता लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। खुद पीएम मोदी राजस्थान में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। पहली सभा 2 अप्रैल को जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के कोटपूतली में थी, जबकि दूसरी चुनावी सभा आज चूरू में हुई। इस बार 400 से ज्यादा सीटों पर टारगेट लेकर के उत्तरी बीजेपी की नजरें राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतकर विपक्ष को क्लीन स्वीप करना चाहती है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार दौरे करके बीजेपी की नींव को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके लिए पीएम के पूरे प्लान पर नजर डाल देते हैं। तो पूरा प्लान कुछ इस तरीके का नजर आता है कि 3 दिन में प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा राजस्थान का दौरा है, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी ने चूरू में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी कोटपूतली में भी एक रैली कर चुके हैं। इसी बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर वार किया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। बहनों, सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। जब तक इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। दुश्मन हमला करके चला जाता था, ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। हमारे जवान 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते थे, कांग्रेस ने इसे भी पूरा नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी तो हमने सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का अधिकार भी दिया और सीमा पर पलटवार करने की छूट भी खुली और लाखों करोड़ की लूट से सरकारी खजाना खाली ही रहता था। पहले जब घर बनाने के नाम पर योजनाएं आती थी, तब क्या होता था? गरीब को पता भी नहीं चलता था। उसके नाम का पैसा सरकार में बैठे लोग और उनकी पार्टी के लोग खा जाते थे। लेकिन अब पैसा सीधे गरीब के खाते में जा रहा है। अब गरीब को पक्का घर भी मिल रहा है, घर में जरूरत की सुविधाएं भी मिल रही है। कांग्रेस सरकार हमारी इस योजना में भी भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं छोड़ती थी। अब उन कमियों को भी दूर किया जा रहा है। जिस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने लटका कर रखा था, हमने उसे न केवल स्वीकृत किया बल्कि तेजी से काम भी जारी है। जो काम इतने दशक में नहीं हुए,
वो हमने 10 साल में करके दिखाए। और इसलिए मैं कहता हूं, जब नीयत सही तो नतीजे सही। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 12 सीटों पर आज से होम वोटिंग शुरू हुई है। ये विकल्प चुनने वाले मतदाताओं के यहाँ पोलिंग पार्टियां पहुंच रही हैं। राजस्थान में होम वोटिंग की शुरुआत आज सुबह 8:45 से जयपुर शहर लोकसभा सीट पर एक रिटायर्ड IRS अधिकारी से हुई। इसके साथ ही किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री नगर एरिया में रहने वाले रिटायर्ड RAS AL बेदी के यहाँ टीम पहुंची और वोट डलवाया। वहीं नागौर में एक 92 साल की बुजुर्ग महिला ने भी वोट किया, जो 11 महीने से बिस्तर पर है। उनके कमर के नीचे की हड्डियां टूटी हुई हैं। वहीं जयपुर, सीकर, श्रीगंगानगर और बीकानेर समेत 12 सीटों पर पहले चरण में कुल 36,558 मतदाताओं ने होम वोटिंग का विकल्प चुना, जिसमें 27,524 सीनियर सिटीजन और 9,306 दिव्यांग वोटर्स शामिल हैं। इसी बीच वोटिंग का फायदा मिलने वाले दिव्यांग और बुजुर्ग इसका फायदा उठाते हुए नजर आए और इस सुविधा पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। होम वोटिंग हमारे लिए बहुत बढ़िया सुविधा है। हमारे जैसे लोगों के लिए होम वोटिंग होनी चाहिए। पहली बार वोट देने पलक? हाँ। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा